आपके लाटे पर दिल बनाते हैं और एक साधारण कैफे को निजी मंच जैसा अनुभव बना देते हैं। अकिहाबारा और शिंजुकू की नियॉन रोशनी के नीचे दरवाज़ा खुलते ही आपका स्वागत शरारती अंदाज में होता है। फिर छोटे छोटे एनिमे शैली के प्रदर्शन और क्लासिक मेड वेशभूषा पहने कर्मचारियों के साथ तुरंत तस्वीरें लेने के मौके मिलते हैं। यहाँ मेन्यू सिर्फ पेय और मिठाइयों का नहीं, बल्कि एक अवास्तविक, प्यारी और पूरी तरह अनुभव आधारित सेवा का हिस्सा है। मैड कैफे को सचमुच दिलचस्प बनाने वाली चीज़ है वास्तविकता से पलायन की भावना, जिससे आगंतुकों को लगता है कि वे किसी जीवित एनिमे की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन इस चमकदार माहौल के पीछे एक शांत यथार्थ भी है। बहुत सी मेड्स को लंबे समय तक परफेक्ट मुस्कान बनाए रखनी पड़ती है, आदर्श चरित्र निभाना पड़ता है और कभी-कभी नियमित ग्राहकों की अवास्तविक अपेक्षाओं का दबाव भी झेलना पड़ता है। नंबर 11, स्वर्ग जैसी समुद्री तटरेखाएं। अगर आपके मन में जापान का मतलब सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियां और चेरी ब्लॉसम है, तो इस छवि को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जापान में उष्णकटिबंधीय स्वर्ग जैसे समुद्र तट भी छिपे हुए हैं, जो बहुत से पश्चिमी यात्रियों को हैरान कर देते हैं। टोक्यो से दक्षिण में सिर्फ 3 घंटे की उड़ान पर स्थित ओकिनावा को अक्सर जापान का हवाई कहा जाता है। यहाँ योनाहा माएहामा बीच अपनी कांच जैसी पारदर्शी समुद्री जलराशि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ओकिनावा की धूप बहुत तेज होती है, इसलिए अगर आप स्नॉर्कलिंग करने या पूरा दिन बाहर बिताने वाले हैं तो सनस्क्रीन जरूरी है। एक और आसानी से पहुंचा जा सकने वाला स्थान है शिराहामा, जहां ओसाका से ट्रेन द्वारा पहुंचा जा सकता है। चमचमाती सफेद रेत पर आराम करने के बाद बस कुछ कदम चलते ही आप समुद्र के बिल्कुल पास स्थित सदियों पुराने खुले गर्म पानी के स्नान में डूब सकते हैं। ऐसा संयोजन केवल जापान में ही संभव लगता है। सबसे तीव्र दृश्य अनुभव देने वाली जगह है टोटोरी के रेत के टीले। समुद्र के किनारे फैला ये छोटा सा रेगिस्तान आपको सुनहरी रेत पर ऊंट की सवारी करते हुए बालों में समंदर की हवा महसूस करने देता है, और ये एहसास लगभग अवास्तविक लगता है। बस ध्यान रखें, गर्मियों में रेत बहुत तप सकती है, इसलिए सही जूते जरूर पहनें। जापान सिर्फ चेरी फूलों और बर्फ का देश नहीं है। अक्षांश बदलते ही इसकी सुंदरता का रूप भी पूरी तरह बदल जाता है, और यही विविधता किसी को भी तुरंत विमान टिकट बुक करने पर मजबूर कर सकती है। नंबर 10, जापान के सबसे भव्य उत्सव। जापान सिर्फ त्योहार मनाने वाला देश नहीं है, वो त्योहारों को जीवित कलाकृतियों में बदल देता है। ये यात्रा वसंत के हनामी से शुरू होती है, जब पूरा देश हल्के गुलाबी फूलों में लिपट जाता है। तब हनामी महज पर्यटन नहीं रहता, बल्कि क्षणभंगुरता का एक शांत उत्सव बन जाता है। लाखों लोग पूर्ण खिले पेड़ों के नीचे इकट्ठा होकर उस छोटे लेकिन परिपूर्ण पल को साथ साझा करते हैं। गर्मी आते ही क्योटो गियोन मात्सुरी के साथ फिर जीवित हो उठता है। कई टन वजनी विशाल लकड़ी के रथ ढोल की थाप के साथ प्राचीन गलियों से गुजरते हैं और पूरे शहर को 9वीं सदी में लौटा देते हैं। ये इतिहास, शिल्पकला और परंपरा का एक भव्य संगम है। और जब कठोर सर्दी उत्तर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, तब होक्काइडो का सपोटो स्नो फेस्टिवल एक बिल्कुल अलग जादू रचता है। बर्फ और हिम से बनी विशाल मूर्तियां रात में रोशनी के नीचे चमकती हैं और जमा देने वाली ठंड को सपनों जैसी अद्भुत दुनिया में बदल देती हैं। नंबर 9, रात की चकाचौंध भरी संस्कृति का अनुभव। रात होते ही उगते सूरज का देश बिजली की तरह चमक उठता है और यात्रियों को अपने बीचों बीच खींच लेता है। इसकी शुरुआत होती है शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग से। एक बार में 2000 तक लोग एक साथ सड़क पार करते हैं। ये दृश्य शुद्ध अराजकता जैसा लगता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि सब कुछ लगभग परिपूर्ण व्यवस्था के भीतर चलता है। ये संगठित अव्यवस्था की पराकाष्ठा है। विशाल एलईडी स्क्रीन के नीचे से जैसे ही आप संकरी गलियों में मुड़ते हैं, धुएं से भरे इज़ाकाया आपका इंतजार करते मिलते हैं। हंसी, सिजल करती हुई ग्रिल की आवाज़ें और हर ओर गूंजता कानपाई, यही टोक्यो की धड़कती रात का असली हृदय है। जब माहौल और हल्का हो जाता है तो रात स्वाभाविक रूप से जापान के प्रसिद्ध
कराओके कमरों की ओर बढ़ती है। अजनबियों के सामने गाने की चिंता छोड़ दीजिए। यहाँ आपको निजी बूथ मिलता है, एक ऐसा निजी मंच जहां आप खुलकर जोर से बिना झिझक गा सकते हैं। बहुत से जापानियों के लिए ये तनाव दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। फिर आता है शिंजुकू। यहाँ स्थित है जापान का सबसे बड़ा मनोरंजन क्षेत्र काबुकिचो। शराब खाने, क्लब, नियोन रोशनी और कड़ी निगरानी वाले क्षेत्र सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित लगती है। बस कुछ कदम आगे बढ़ते ही गोल्डन गाई सामने आ जाता है। मुश्किल से कुछ सीटों वाले लगभग 200 छोटे छोटे बार, जहां घुसते ही लगता है जैसे आप टोक्यो के 1950 के दशक में पहुंच गए हों। नंबर 8, जापानी महिलाओं की अनोखी डेटिंग संस्कृति। जापान में महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली डेटिंग संस्कृति विदेशी आगंतुकों को अक्सर चौंका देती है। कार्यस्थल पर आज भी कई कंपनियां महिला कर्मचारियों से कवई वॉइस जैसी ऊंची मुलायम बोलचाल की अपेक्षा करती हैं। इसे स्त्रैणता और विनम्रता की अभिव्यक्ति माना जाता है। लेकिन घर लौटते ही एक बिल्कुल अलग विरोधाभास सामने आता है। परिवार के बाहर खाने जाने पर बिल अक्सर महिलाएं चुकाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से जापानी पुरुष अपनी पूरी तनख्वाह अपनी पत्नी को सौंप देते हैं और वास्तव में घर की वित्तीय जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं के हाथ में होती है। डेटिंग का तरीका भी अलग लय पर चलता है। एक से एक मुलाकातों की बजाय विशेषकर महिलाओं के बीच गोकॉन कहलाने वाली समूह मुलाकातें अधिक पसंद की जाती हैं। जब पुरुष और महिला मित्र एक साथ रेस्तरां या बार में मिलते हैं तो माहौल ज्यादा सहज रहता है, दबाव कम होता है और निजी माहौल की तुलना में रिश्ता कहीं अधिक स्वाभाविक ढंग से विकसित होता है। नंबर 7, वे जगहें जहां जरूर जाना चाहिए जापान में। आपका स्वागत है। ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि ऐसा देश है जहां कुछ दृश्य सामने आते ही मन अपने आप श्रद्धा और विस्मय से भर उठता है। उनमें सबसे प्रभावशाली है फूजी पर्वत। 12,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला ये पवित्र ज्वालामुखी इतनी परिपूर्ण सममिति रखता है कि मानो देवताओं ने स्वयं इसे गढ़ा हो। सूर्योदय के समय इसकी चोटी किसी विशाल प्रकाश स्तंभ की तरह लाल चमकती है और दुनिया भर के यात्रियों को जीवन में कम से कम एक बार देखने योग्य दृश्य देती है। इसके तल पर कावागुची को फैला है, जिसकी शांत झील प्रकृति का निर्मल दर्पण बन जाती है। चेरी ब्लॉसम के मौसम में गुलाबी पंखुड़ियां बर्फ से ढकी चोटी को घेर लेती हैं और ऐसा दृश्य रचती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। पश्चिम की ओर बढ़िए और इत्सुकुशिमा श्राइन में आप सचमुच निःशब्द रह जाएंगे। जब ज्वार आता है तो उसका चमकदार लाल तोरई द्वार समुद्र के ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता है और पवित्रता व वास्तविकता की सीमा एक ही दृश्य में धुंधली हो जाती है। और यात्रा का समापन करने के लिए हाकुने से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। इस प्रसिद्ध गर्म पानी के कस्बे में आप गर्म झरने में डूबे हुए दूर दिखाई देती फूजी पर्वत की आकृति को निहार सकते हैं। रोमांच के बाद आने वाला यह शांत क्षण सचमुच पूर्ण विश्राम जैसा लगता है। अगर फूजी पर्वत का सूर्योदय आपकी बकेट लिस्ट में है तो कमेंट में 1 लिखिए। नंबर 6, जापान की युवा महिलाओं के बीच आरवी जीवन। आरवी में रहना जापान की कई युवा महिलाओं के बीच चुपचाप एक न्यूनतमवादी जीवन शैली बनता जा रहा है। कारण साफ है, बड़े शहरों का किराया आसमान छूता है और रोजमर्रा के खर्च अक्सर आमदनी से आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर महिलाएं सुरक्षित पार्किंग स्थलों पर अपने वाहन खड़े करती हैं, काम के बाद सार्वजनिक स्नानागारों का उपयोग करती हैं और रात लगभग 9 बजे सुपरमार्केट में तब खरीदारी करती हैं जब उसी दिन न बिक पाने वाले ताज़ा खाद्य पदार्थों पर छूट मिलती है। उसके बाद वे अपनी छोटी सी रसोई और बिस्तर से लैस आरामदायक आरवी में लौट जाती हैं। एक महिला ने बताया कि इस जीवन शैली की वजह से वो अपने खर्चों में लगभग 30% तक कटौती कर पाई और इसके बावजूद दोस्तों के साथ बाहर जाना, शॉपिंग और डेटिंग जैसी चीजें भी जारी रख सकी। एक यात्री की नज़र से देखें तो जापान के समुद्र तट के पास खड़ी एक छोटी आरवी के भीतर शांतिपूर्वक कॉफी बनाती कोई युवा महिला सिर्फ एक दृश्य नहीं लगती। ये व्यवहारिकता,
आत्मनिर्भरता और शांत स्वतंत्रता से भरी जापानी जीवन शैली की झलक है। नंबर 5, दुनिया के सबसे कॉम्पैक्ट होटल। कल्पना कीजिए कि आप एक हाईटेक कैप्सूल में फिसल कर प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी लंबाई बस कुछ मीटर और चौड़ाई इतनी कम है कि वो लगभग किसी अंतरिक्ष यात्री के लिए बने स्लीपिंग पॉड जैसा लगे। यही है जापान का कैप्सूल होटल, अत्यधिक दक्षता की जापानी संस्कृति का प्रतीक। इस छोटे से स्थान के भीतर आश्चर्यजनक आराम समाया होता है। रोशनी नियंत्रित करने वाला पैनल, फ्लैट स्क्रीन टीवी, चार्जिंग पोर्ट और तेज वाईफाई सब हाथ की पहुंच में। एक रात का किराया लगभग 25 से $40 के बीच होता है, जो टोक्यो जैसे महंगे शहर में अविश्वसनीय विकल्प लगता है। आप चेक इन करते हैं, अपना सामान निजी लॉकर में रखते हैं और फिर अपने छोटे लेकिन निजी स्थान में प्रवेश करते हैं। ये सिर्फ सस्ता ठहराव नहीं, बल्कि जापानी न्यूनतावादी दर्शन को स्वयं जीने का सांस्कृतिक अनुभव है। हर आगंतुक को कम से कम एक बार इसे आजमाना चाहिए। और अब यहाँ आता है ट्विस्ट। कैप्सूल की अवधारणा अब लग्जरी में बदल चुकी है। बाहर से ये अब भी भविष्यवादी स्लीपिंग बॉक्स जैसा दिखता है, लेकिन भीतर सब कुछ अलग है। टच लाइटिंग, निजी एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ध्वनिरोधी स्लाइडिंग दरवाजे और यहाँ तक कि 5 सितारा होटल के बराबर मुलायम मेमोरी फोम गद्दे भी। अगर आप और कैप्सूल होटलों की समीक्षा चाहते हैं तो कमेंट में 5 लिखिए। नंबर 4, जापान का अरबों डॉलर का वयस्क मनोरंजन उद्योग। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को आमतौर पर रोबोट, शिंकानसेन और सटीक विनिर्माण तकनीक के लिए याद किया जाता है। लेकिन तकनीक और अनुशासन की इन छवियों के पीछे एक और विशाल आर्थिक उद्योग मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। वयस्क मनोरंजन उद्योग। ये कोई छिपा हुआ अवैध क्षेत्र नहीं है। जापान में ये कड़े कानूनों के तहत पूरी तरह विनियमित व्यावसायिक प्रणाली के रूप में खुलकर संचालित होता है और हर साल लगभग $20 अरब का राजस्व पैदा करता है। इसका पैमाना कल्पना से परे है। हर साल 20,000 से अधिक नई फिल्में बनाई जाती हैं, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक हैं। विदेशी यात्रियों को सबसे ज्यादा हैरानी इसके आकार से नहीं, बल्कि इसकी संरचना से होती है। ये उद्योग एक ठंडी लेकिन बेहद संगठित कॉरपोरेट प्रणाली की तरह चलता है। स्टूडियो कारखानों की तरह चलते हैं, अनुबंध स्पष्ट होते हैं, प्रक्रियाएं मानकीकृत होती हैं और निर्माण कार्यक्रम सख्ती से नियंत्रित किए जाते हैं। कलाकारों की कार्यस्थितियों को विनियमित करने और कानूनी सुरक्षा देने वाले श्रम सुरक्षा संगठन भी मौजूद हैं। विवादों के बावजूद ये उद्योग जापान की आधुनिक अर्थव्यवस्था में गहराई से समाया हुआ है। ये चुपचाप मौजूद है, इसका बहुत प्रचार नहीं होता, बातचीत में अक्सर इससे बचा जाता है, लेकिन इसका आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। ये जापान के सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे कम समझे जाने वाले उद्योगों में से एक है। नंबर 3, जापान की सुरुचिपूर्ण और मौलिक खाद्य परंपरा। जापानी भोजन अपनी उस दर्शन के कारण अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ता है, जो सामग्री के मूल स्वाद के प्रति गहरा सम्मान रखता है। ये भावना सबसे स्पष्ट रूप से साशिमी में दिखाई देती है। यहाँ भारी सॉस नहीं, तीखे मसाले नहीं, सिर्फ उस तरह जैसी तेज धार वाला चाकू, सटीक तकनीक और ऐसा ताज़ा समुद्री भोजन जो मानो अभी अभी समुद्र से निकाला गया हो। जब सैल्मन या टूना जीभ पर धीरे धीरे पिघलता है तो वो संतुलन और संयम की उस कला का सबसे शुद्ध रूप बन जाता है। लेकिन जापानी पाक कला का सबसे बड़ा रहस्य वहाँ छिपा है, जहाँ अधिकांश यात्री पहुंच ही नहीं पाते। दाशी में कॉम्बू और कात्सुओबुशी से तैयार किया गया ये साफ सुनहरा शोरबा जापानी भोजन के उमामी स्वाद की शांत नींव है। ये लगभग हर व्यंजन को अदृश्य रूप से जोड़ता है। ये ऊपर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भोजन की आत्मा को पूर्ण बनाता है। और इसी आधार से हम पहुंचते हैं रेमन तक। देर रात छात्रावास में खाए जाने वाले इंस्टेंट नूडल्स को अभी भूल जाइए। ये है असली सुकून देने वाला भोजन, रेमन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस दौर में लोकप्रिय हुआ जब लोगों को सस्ता, पेट भरने वाला और दिल को सांत्वना देने वाला भोजन चाहिए था। समय के साथ ये जापानी शामों का राष्ट्रीय भोजन बन गया। फुकुओका के गाढ़े क्रीमी टोंकोत्सु रेमन से लेकर टोक्यो के हल्के और सुगंधित शोयू शोरबे तक,
हर कटोरा घंटों की धीमी पकाई परत दर परत बसे दाशी के स्वाद और परिपूर्ण लचक वाले नूडल्स का परिणाम है। यही सब मिलकर ऐसी जापानी पाक परंपरा बनाते हैं जो शुरुआत में हल्की और सुकून देने वाली लगती है, लेकिन ठीक सही क्षण पर स्वाद का विस्फोट कर देती है। नंबर 2, जापान में जीवन यापन की लागत। बहुत से पश्चिमी यात्रियों को शुरुआत में जापान महंगा लगता है, लेकिन जल्द ही वे इस बात से चकित हो जाते हैं कि ये खर्च पूरी तरह उचित है। टोक्यो में रहने की कीमत आमतौर पर 90 से $150 प्रति रात से शुरू होती है, लेकिन बदले में आपको मिलता है असाधारण सफाई, बेजोड़ सुरक्षा और ऐसी सुविधा जो कई अन्य देशों में दुर्लभ है। अगर आप खर्च कम करना चाहते हैं तो उपाय सरल है। ओसाका या फुकुओका जैसे शहरों की ओर जाइए। कीमतें तुरंत 20% से 30% तक घट जाती हैं, लेकिन समग्र अनुभव की गुणवत्ता लगभग वैसी ही बनी रहती है। और भी आश्चर्यजनक बात है खाना। जापान में अच्छा खाना बिल्कुल महंगा नहीं है। एक बढ़िया रेमन का कटोरा $7 से $10 में मिल सकता है। सुविधा स्टोर का भोजन $4 से $6 में, और मध्यम स्तर के रेस्तरां की कीमतें अमेरिका के समान ही होती हैं। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि गलियों के छोटे छोटे भोजनालयों में भी खाने की गुणवत्ता लगभग कभी नहीं गिरती। जापान यात्रा का आनंद लेने के लिए कुछ व्यावहारिक बातें याद रखना अच्छा है। परिवार द्वारा चलाए जा रहे बहुत से रेस्तरां अब भी क्रेडिट कार्ड स्वीकार नहीं करते, इसलिए नकद साथ रखना जरूरी है। इज़ाकाया और बार में सीट चार्ज आम बात है, और खासकर देर रात के बाद टोक्यो की टैक्सियां काफ़ी महंगी हो सकती हैं। जापान शायद सबसे सस्ता गंतव्य ना हो, लेकिन वो सब देता है जिसे पश्चिमी यात्री सबसे अधिक महत्व देते हैं: दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और आश्चर्यजनक रूप से स्थिर गुणवत्ता। आप थोड़ा अधिक भुगतान करते हैं, लेकिन बदले में पूरी यात्रा के दौरान मन की शांति पाते हैं। नंबर 1, वीज़ा। पश्चिमी यात्रियों के लिए जापान की वीज़ा प्रक्रिया आमतौर पर उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान होती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश यूरोपीय देशों के नागरिक 90 दिनों तक बिना वीज़ा जापान में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए पहले से जटिल आवेदन प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। एक वैध पासपोर्ट और वापसी की उड़ान का प्रमाण ही काफ़ी होता है। इसी कारण जापान एशिया में पश्चिमी पर्यटकों के लिए सबसे सुलभ और मित्रवत गंतव्यों में से एक है। हालांकि जापान की इमिग्रेशन जांच अब भी अपनी सटीकता और सख्ती के लिए जानी जाती है। यात्रियों को अपने ठहरने के पते, एक संक्षिप्त यात्रा योजना और पर्याप्त धनराशि के प्रमाण के साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रवेश जांच के समय ये मांगे जा सकते हैं। प्रक्रिया शांत और पेशेवर होती है, लेकिन पूरी सावधानी से की जाती है। इस आगमन प्रक्रिया को और सहज बनाने के लिए जापान विजिट जापान वेब नामक ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली प्रदान करता है। पहले से पंजीकरण करने पर आपको एक QR कोड मिलता है, जिससे आप इमिग्रेशन और कस्टम से अधिक तेजी से गुजर सकते हैं। स्कैन कीजिए, आगे बढ़िए और बस तेज, व्यवस्थित और दक्ष, बिल्कुल जापानी शैली में। अंत में पश्चिमी यात्रियों के लिए वीज़ा कोई बाधा नहीं है। असली सवाल कागजात का नहीं, बल्कि ये है कि आप जापान की धरती पर कदम कब रखने वाले हैं। और इसी के साथ हम धरती के सबसे अनोखे देशों में से एक जापान के बारे में 15 दिलचस्प और चौंका देने वाले तथ्यों की इस यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन दबाइए और आने वाले रोचक वीडियो न छूटे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने की ताकत देता है। अभी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिए, हमें यकीन है वो भी आपको पसंद आएगा। अगली बार आप किस देश को हमारी यात्रा का हिस्सा बनते देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट में बताइए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा उन लोगों के लिए खुले रहते हैं जो दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं। जापान की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अब भी ऐसी असंख्य जगहें हैं जो हमें चौंका सकती हैं, बदल